चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा पर अभी हम लास्ट सेशन में रैंक की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो आपको जो बेसिक थे कि आपका लीनियर इक्वेशंस क्या रहती है, उसका आपका सोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, आपके टाइप ऑफ सोल्यूशन किस टाइप के रहते हैं, आपका अनडिटरमाइंड, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम, डिटरमाइंड सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें हमने डील की थी। बस आपको बेसिक बताया था। बट अब हम उसे रिलेट करेंगे किससे, मैट्रिक्स से। कि जब आप उससे मैट्रिक्स से रिलेट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि सर मैट्रिक्स का एक्चुअल यूज क्या है। अभी तक तो आपको ये समझ ही नहीं आया होगा कि सर जी हम डिटर्मिनेंट, आपने बताया, समझ लिया कि डिटर्मिनेंट ये होता है, बट डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, किसी को समझ आया भाई डिटर्मिनेंट का यूज क्या है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मीन्स आपको ओवरऑल ये चीजें अभी तक समझ नहीं आई कि सर किसी चीज का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम वो सब चीजें इसमें आगे डील करने वाले हैं। तो चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। एंड आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप सभी लोग द ग्रेट ऑल गेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आप में से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। सर कैसे ज्वाइन करना है, आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, देन अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, एंड यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप सभी लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेजा एंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशंस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022 होने वाला है। सर जी कब से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 2 जनवरी से 30 जनवरी तक, जो कि हर संडे को उसमें टेस्ट होगा। किसके लिए है ये, रिवीजन टेस्ट फॉर गेट एस्पिरेंट, जो कि गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड ये है आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू बैचेस, जो भी डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट हुए। तो आप सभी लोग इन बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर सकें। चलिए भाई, तो रैंक की अभी बेसिक चीजें पता समझ आई। नेक्स्ट सेशन में भाई तैयार रहिएगा, रैंक के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ओके? चलिए अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डालिए सभी लोग, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, आपने क्या कहा सर, अगर मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन की बात करता हूं, कोई मुझे इक्वेशंस दी गई, उससे अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूं तो आप कैसे लिख सकते हैं? सर इसे लिख सकते हैं a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 अप टू a1nxn is equals to b1, okay? Now this is the first equation. अगर आप सेकंड की बात करें उससे लिख सकते हैं a21x1 प्लस a22x2 प्लस ऑफ a23x3 up to what, up to a2nxn is equals to b2. सेम
अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर दिस इज am1 x1 प्लस ऑफ am2 x2 प्लस ऑफ am3 x3 अप टू amn xn इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू bm। चलिए आपके पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन की बात करें तो पहले तो मुझे बताइए यहां पर कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं आपकी। ओके तो आपने क्या कहा सर जी, यहां पर अगर देखा जाए तो m हमारा क्या है सर जी, m इज नथिंग बट व्हाट नंबर ऑफ इक्वेशन एंड n क्या है आपका, ओके n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चलिए तो इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फर्स्ट थिंग जो आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपका m इक्वल्स टू n है मींस नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है आपका सिस्टम कौन सा कहलाएगा, ओके मींस द सिस्टम इज नोन एज व्हाट डिटरमाइंड सिस्टम। अगर आपका m ग्रेटर देन n है मींस m यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। एंड थर्ड वन इज अगर m की वैल्यू लेस देन n है, इसका मतलब क्या है सर जी, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है तो इसका मतलब क्या है सर, दिस इज अनडिटरमाइंड सिस्टम। ओके पहले तो आपका ये बेसिक क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया था पिछले उसमें, और इसका रीजन समझ आया। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं सर, ये जो इक्वेशंस दी गई इस इक्वेशन को हम कनेक्ट करते हैं किससे, हमारे मैट्रिक्स से ना। एक बात बताइए, ये a11 a12 a13 a1n a21 ये सब कुछ क्या है, कुछ कहते हैं होंगे भाई इनको, ओके इससे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो हमने इससे कहा सर जी a, और इससे हमने लिखा सर किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहां पर आपका क्या हो गया, दिस इज a11 दिस इज a12 a13 अप टू a1n एंड दिस इज a21 दिस इज a22 दिस इज a23 अप टू a2n दिस इज am1 am2 am3 अप टू व्हाट, अप टू amn। मुझे बताइए भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, बताइए भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, और कोई और नहीं बोलेगा, जल्दी से बताइए इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। ओके m क्यों कह रहा है भाई इसका, m इंटू n, जल्दी से बताइए सर जी। ये एक रो दो रो तो यहां पर m रोज, तो m क्या है नंबर ऑफ रोज, और n क्या है सर जी नंबर ऑफ, चलिए तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं सर, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट, क्योंकि ये कोएफिशिएंट से बनी इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं सर जी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं डियर, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए अब अगर मैं इसमें बात करता हूं, नेक्स्ट थिंग इज आपने क्या कहा सर जी कैपिटल X। ना एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कैपिटल X की बात करता हूं तो इसमें एक कैपिटल X क्या है सर जी, वेरिएबल मैट्रिक्स, या फिर आप कह सकते हैं क्या सॉल्यूशन मैट्रिक्स, क्योंकि हम उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब मुझे बताइए इससे आप रो में लिखेंगे या फिर कॉलम में लिखेंगे, लिख तो आप रो कॉलम में कुछ में भी सकते हैं, बट उससे आप एक्चुअल में किस में लिखेंगे, रो में। क्यों लिखना चाहेंगे, मीन्स यार आपने जो वेरिएबल्स है, क्वेश्चन आप समझिए, वेरिएबल्स है आपने कहा x1 x2 x3 x4 अप टू किस तक है सर जी, xn तक है हमारे, हाँ या ना, यस। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आप x1 x2 x3 xn की जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उससे आप रो में लिखेंगे या फिर उससे आप कॉलम में लिखेंगे, यस डियर। आपने जो रो कहा, चलिए आपने क्या सोचा वो समझ नहीं आया, बट अगर आप इसकी बात कहें तो आप चाहते क्या है सर जी, मैं चाहता हूं कि कोएफिशिएंट के साथ हमारी जो वेरिएबल हो वो मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि आप देखिए यही तो लिखा है,
A11 कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, मींस आपका क्या हो रहा है सर जी, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई भी होना चाहिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के लिए अगर आप बात करें तो ये क्या है सर जी, m इंटू n, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होना चाहिए सर जी, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज के अगर आप बराबर चाहते हो तो सर जी हमें यहां पर n इंटू 1 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। समझे रीजन? मींस आपने क्या कह दिया सर जी, इसके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, x1 x2 x3 अप टू व्हाट सर जी, अप टू xn। ओके, चलिए, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं डियर, इस मैट्रिक्स को आप कहते हैं सॉल्यूशन मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दी रहती हैं। सॉल्यूशन मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स, जो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं। चलिए भाई, और अगर मैं आपसे बात करता हूं आपकी जो b है, उस b को आप कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए। आपका जो कैपिटल B है, यस, कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि सर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा सर जी, हमारा सर दिस n n हमारा कैंसिल हो जाएगा, m इंटू 1 में आएगा। तो आपने क्या कहा सर जी, इससे हम लिखेंगे किस में, कॉलम में। यस और नो? ओके, तो ये आपका कितना आएगा, दिस इज b1 b2 अप टू bm। तो एक बात बताइए, ये जो सब चीजें आपने लिखना तो सीख लिया, अगर आप देखें तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, आप इन लीनियर इक्वेशंस और ये सब चीजें जो मैट्रिक्स के फॉर्म में आपने लिखी है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m इंटू n इंटू x ऑफ ऑर्डर n इंटू 1 इज इक्वल टू b ऑफ ऑर्डर m इंटू 1। जल्दी से बताइए, आप समझ आया उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, जल्दी से बताइए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना आया? चलिए, अब जब आपने इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया तो आपने क्या कहा कि सर अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ कि सर इसके टाइप ऑफ द सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। आपने क्या कहा सर अब हम चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। तो बट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप क्या कहते हैं सर जी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए, नाउ सर जी कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? सर जी कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन हो, चाहे वो क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है सर जी, उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, मींस सर जी नो सॉल्यूशन। तो इसे आप कंसिस्टेंट आपके कितने टाइप से होंगे सर जी? दो टाइप से। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन and the second one is and inconsistent का मतलब क्या है सर जी? नो सॉल्यूशन। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभी टाइप बताएं, इसकी कंडीशंस क्या है, सब कंडीशंस भी बताएंगे। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपने क्या कहा सर ax इज इक्वल टू b है, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जो b है उसकी वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, और एक बार कहता हूं b इक्वल टू 0, तो आप इन सिस्टम के नाम बता सकते हैं?
बताइए भाई। ओके, क्यों भाई? नहीं नहीं, सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। चलिए सुनिए, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस वर्ड का मतलब क्या होता है? सर जी, होमोजीनस का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। यस और नो? जैसे आपसे अगर मैं बात करता हूं कि मिल्क क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि सर जी होमोजीनस। इन अ सेम वे अगर मैं आपसे बात कहूं तो आपने क्या कहा कि सर होमोजीनस का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। अब आपने इस इक्वेशन को देखी, ये इस इक्वेशन को देखा, ये क्या चल रहा था सर जी? कांस्टेंट वेरिएबल या फिर कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, ये बढ़िया आते जा रहा था। बट यहां पर आकर ये क्या हो गया सर जी? v1, इसके साथ तो कुछ भी नहीं, और अगर इसके साथ वेरिएबल होता तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते, बट इसके साथ वेरिएबल होना था, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सिस्टम सर नॉन होमोजीनस हो रहा है। अगर हमारा जो b है उसकी वैल्यू क्या है सर जी? नॉट इक्वल टू 0 है, तो उससे हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनस। This is non-homogeneous. Non-homogeneous system of linear equation है, non-homogeneous system, और इससे हम कहते हैं क्या है सर जी? b इक्वल टू 0 तो कहलाता होमोजीनस। चलिए 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 यार, अब एक बात बताइए, अब आपकी ये जो सब चीजें हैं कि आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, किस टाइप का आपका सोल्यूशन होगा, वे सब चीजें हम पहले स्टार्ट करेंगे किसके लिए सर जी? स्टार्ट करेंगे हम नॉन होमोजीनियस के लिए, क्योंकि हम सर सबसे पहले देखेंगे जनरल मेथड क्या है, फिर हम मूव करेंगे किसके तरफ कि सर जी? होमोजीनियस की तरफ। जब एक ही कंडीशन b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, इसमें जो आपको यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, वो चीजें समझ आ गई थी स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल से? चलिए, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, होमोजीनस सॉरी नॉन होमोजीनस सिस्टम। चलिए भाई बताइए, आपने क्या कहा सर? नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितना था उसका? m इंटू एन, एंड अ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n इंटू, ओ सॉरी, चलिए x ऑफ ऑर्डर कितना था भाई? n इंटू वन इज इक्वल टू b ऑफ ऑर्डर। ओके चलिए, तो यहां पर आपने क्या कहा सर? b की वैल्यू जो है हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी बता दीजिए m क्या था? जल्दी से बताइए, m क्या था? नंबर ऑफ इक्वेशंस। और n क्या था आपका? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब एक बात बताओ यार, यहां पर आपको कितनी चीजें दिख रही हैं सर जी? 3 मैट्रिक्स दिख रही हैं, बट एक तो सर जी वेरिएबल, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें अगर देखा जाए तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, वो कौन सी है? 2 हैं, एक है हमारी a और नेक्स्ट है हमारी b। तो यहां पर हम किससे डिसाइड करेंगे सारी चीजें? a और b से, कि सर a की रैंक क्या होगी, b की रैंक क्या होगी। बट सिर्फ आप b से ये सब चीजें डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई आप कहें कि मैं b के निकालूं b से डिसाइड ना। आपको क्या निकालना पड़ता है सर? यहां पर एक वर्ड आता है ऑर्ग्यूमेंट। सर जी ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सर ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है सर दिस इज ए ऑर्ग्यूमेंटेड बी,
दिस वन इज व्हाट सर, ए ऑग्यूमेंटेड बी का मतलब होता है सर नथिंग बट ए आपने क्या करा था, A11 A12 अप टू A1n, दिस इज A21, this is A22 up to A2n, and this is AM1, this is AM2 up to AMN। और ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है क्या है कि सर दिस वन, ये कर देते हैं हम क्या, ऑग्यूमेंटेड। अब बात आती है किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर ऑग्यूमेंटेड का मीनिंग क्या, ऑग्यूमेंटेड का मतलब है, तो आपको बता दे भाई इसका कोई मतलब नहीं है। तो सर जी पढ़ क्यों रहे भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमें रैंक निकालने में मदद करेगा। तो हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि जब आप एक ही मैट्रिक्स दिख रहा है और यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक ही रैंक बताइए, तो आप क्या करेंगे, सर मुझे रैंक निकालने के लिए ए और ए ऑग्यूमेंटेड भी दोनों की जब जरूरत पड़ने वाली है, तो जब मुझसे कहेंगे रैंक ऑफ ए निकालिए, तो मैं किस पर ध्यान दूंगा, सर जी सिर्फ इसके इधर इधर पर दे दूंगा। और जब मुझसे कहेंगे कि रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी निकालिए, तो सर मैं इससे भूल जाऊंगा, पूरी मैट्रिक्स पर ध्यान दूंगा। ओके चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे मैं रैंक की बात कर रहा हूं तो रैंक आप निकालते कैसे हैं, इक्वलन फॉर्म से। अब आपने ये तो कह दिया कि हाँ सर हम जो है इक्वलन फॉर्म से रैंक निकाल सकते हैं, आप हमें टाइप बताइए, हम निकाल देंगे। रैंक निकालकर आप करेंगे क्या, रैंक आपने निकाली, रैंक निकालने के बाद आपने ये डिसाइड भी कर लिया रैंक निकालने से कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ये सब चीजें आपने डिसाइड भी कर ली कि सॉल्यूशन हमारा किस टाइप का होगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा। आपने क्वेश्चन समझे, दोनों में अंतर यह है कि आपने सॉल्यूशन का टाइप बता दिया कि कौन सा सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, आपने टाइप बता दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है वह सॉल्यूशन क्या होगा। तो वह उसको निकालने के लिए आप क्या पढ़ते हैं, उसके निकालने के लिए आप पढ़ते हैं रिड्यूस्ड रो इक्वलन फॉर्म। सुना है कभी, जल्दी से बताइए, सुना है कभी ऐसा। चलिए भाई, अब इक्वलन फॉर्म के मैट्रिक्स के ये जो कंडीशंस थी ना, उसके लिए रेडी रहिए, पेज वगैरह कोई टर्न नहीं करेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड रो इक्वलन फॉर्म, पहले तो ये बताओ कि ये पढ़ाया भी है कि नहीं अभी, है कौन बोला भाई यस नहीं पढ़ा है भाई, अभी इक्वलन फॉर्म पढ़ा है। अच्छा चलिए, अब ध्यान से सुनिए। रिड्यूस्ड रो इक्वलन फॉर्म का मतलब यह है कि सर जो हमारी अभी ना आपको ये बेसिक बताएं कि हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें लगेंगी। अब उसके हम अभी क्या यूज होगा वो यूज बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब उसका नाम आपको दिया गया है उसमें कि सर रिड्यूस्ड रो इक्वलन फॉर्म। तो आपने क्या कहा कि सर मुझे मैट्रिक्स को करना है रिड्यूस्ड रो इक्वलन फॉर्म में, तो उसके लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को आपको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके सर। और इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, चलिए भाई बताइए, इक्वलन फॉर्म की कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1, सर इफ एनी नॉन जीरो रो इफ अवेलेबल इन द मैट्रिक्स देन इट मस्ट बी एट द बॉटम। ओके चलिए कोई नहीं, इतना ठीक है। Leading non-zero element of the row is must be at the right side of the leading non-zero element of the previous row। चलिए आपने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, आपको समझ तो आया ना, इतना काफी है। चलिए अगर हम इक्वलन फॉर्म की बात करें तो आपने इक्वलन फॉर्म की फर्स्ट, भाई लिख नहीं रहा हूं कंडीशंस, ठीक है, आपको लिखवा चुका हूं। तो पहली कंडीशन क्या थी, सर जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर जीरो रो है तो उससे कहां पर होना चाहिए, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पर। ओके सर। सेकंड कंडीशन क्या थी भाई, सेकंड कंडीशन ये है कि सर आपने पहली तो ये कहा जीरो रो इफ एनी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन आपने क्या कहा था, सर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस रो इफ एनी, अगर है तो। सर जी बता दीजिए इससे कहा क्या आपने, मैंने ये कहा कि अगर आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है किसी रो में तो वो आपकी जो प्रीवियस रो था उसका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये आपकी दो कंडीशंस थी। तो आप सबसे पहले आपको जो भी मैट्रिक्स दी रहेगी उस मैट्रिक्स को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब भाई जैसे ही आपने उसे इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कंडीशन नंबर 3, अब जाना पड़ेगा आपको दो कंडीशन और लगाने।
कंडीशन नंबर थर्ड इज, जो आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट बोला था ना आपने, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1। क्या होना चाहिए भाई, उससे सर जी 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उसको अकेले को सर जी, उसको सर 1 होना चाहिए। हमें दूसरे पर कमेंट नहीं करा, हमने बस किस पर कमेंट करा है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो। ओके, चलिए अब चलते हैं इसकी कंडीशन नंबर 4, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 4 क्या है? कंडीशन नंबर 4 का कहना है कि जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो आपने कहा है कि सर 1 होना चाहिए, वो उसके अलावा पूरे कॉलम में कोई और नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ आया? नहीं आया? हां, फिर से सुनिए। मैंने ये कहा कि आपका जो आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट था उस रो का, जहां पर भी लाई कर रहा है, आप एग्जांपल बता देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज 1 2 3, दिस वैल्यू इज 1 0 0 0 1, आपने मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है। आपने क्या कहा, सर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, ये मेरा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, ये मेरा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है। कहां पर है? राइट हैंड साइड में है या नहीं? यस सर। और थर्ड कंडीशन, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब इसके साथ कंडीशन क्या है सर? फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आपको दिखे हैं ना, ये उस जिस कॉलम में वो लाई कर रहे हैं, पूरे कॉलम में उसके अलावा जो भी एलिमेंट है, सब की सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आपने क्या कहा, सर ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी। सर ये जो हमें 2 दिख रहा है, अभी कहें तो ये हमारा रिड्यूस्ड और इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं हुआ, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। समझे कि नहीं कंडीशन? अब आप ये सोचेंगे सर इतनी कंडीशन इस पर हो गई है, करेंगे कैसे? अरे भैया सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल, ठीक है। तो आपने क्या कहा, फोर्थ कंडीशन आपने क्या कही, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, जो कि क्या था भाई, एलिमेंट 1 इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट in its column. ओके, चलिए अब करवाते हैं पहले आपको इस पे एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल के बाद आपको ये तो पहले समझ आए कि सर इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। चलिए आइए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। कोलन फॉर्म, चलिए इसी मैट्रिक्स को हम आपको सॉल्व कराते हैं। किसमें भाई, मैट्रिक्स देखकर बताइएगा मुझे, ठीक है। एलिमेंट क्या दिए हुए हैं आपको, 4 8, यार ये तो पहले से इक्विवेलेंट फॉर्म में, कोई भी ले लो यार। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 0 1 5 2 0 3 1। चलो भाई पहले इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में करो। भाई एक चीज तो पता है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म बाय फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, यस और नो? तो करो भाई इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में। चलिए हमें बता दीजिए क्या क्या एलिमेंट थे भाई, रो वाइज बताइएगा, ठीक है। क्या एलिमेंट थे इसके, मैट्रिक्स के बताइए।
230 152 031। चलिए तो आप मुझे बताइए सबसे पहले यहां पर प्रॉब्लम क्या है। सर जी 1 इज अवर प्रॉब्लम, क्योंकि सर जी अगर मैं इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सर पहली कंडीशन आती है जीरो रो इफ एनी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर कोई जीरो रो है क्या? सर जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं सर, अगर जीरो रो नहीं है तो उसके बाद हमारे जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो कहां पर होना चाहिए? सर जी मस्ट बी राइट हैंड साइड। तो अब अगर आपने बात करी कि सर जी इस एलिमेंट के ये राइट में होना चाहिए, उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी? जीरो चाहते। तो आपने क्या करा? सर जी एक काम करिए, R2 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस ऑफ R1 लगा सकते हैं? अरे बोलो भाई। तो आपकी मैट्रिक्स A कितनी होगी? सर जी दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 0। चलिए 2 टाइम्स करते हैं, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। दिस इज 10 माइनस ऑफ 3, दिस इज 7, दिस इज 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4। चलिए इस दिस इज 0 3 1 एज इट इज। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 है तो इससे 0 आप किससे करेंगे? R1 रो से या फिर R2 रो से? यस। तो आपने क्या करा सर जी, यहां पर लगाइए R3 टेंड्स टू व्हाट? सर जी R3 टेंड्स टू R3। अगर आप बात करें सर जी यहाँ 7 है या 3 है तो एक काम करिए सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 टाइम्स ऑफ R3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ। ओके तो आपकी मैट्रिक्स कितनी होगी सर जी? दिस इज 2 3 0। चलिए दिस वन इज 0 0 7 4, दिस इज 0। चलिए भाई करिए, इसे करेंगे तो ये एलिमेंट कितना आएगा? 0 ही आएगा सर। और इसकी अगर बात करते हैं 7 इंटू R3, दिस वैल्यू 7 माइनस ऑफ व्हाट है सर जी? 12। तो 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ओके अब मुझे ये बताइए ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ या नहीं? नाउ दिस इज, चलिए कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या थी? जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। आपकी क्या होना चाहिए सर? अगर जीरो रो है तो उससे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो आपने क्या कहा? यस दिस इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी भी चेक कर ही लीजिए। दूसरी क्या है? लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। ओके सर, अब इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई? चलिए रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म की थर्ड कंडीशन बताइए। ओके यार आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन याद है? क्या थे भाई तीनों की तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन? पहला क्या था? इंटरचेंज ऑफ द रो। दूसरा क्या था? यस सर, रो में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे भैया मल्टीप्लाई कर सकते तो डिवाइड भी तो कर सकते। उस के की वैल्यू हम क्या लेने? 1 2 3 की जगह 1/2 1/3 ऐसा लेने। तो इससे 1 करना है तो आप क्या करो? सिंपल सा काम सर जी, R1 टेंड्स टू R1/2 कर सकते हैं सर जी। R2 में क्या कर दो? एंड R3 में क्या कर दो? ओके तो बताइए भाई इसके एलिमेंट क्या हो गए? दिस इज 1, दिस इज 3/2, दिस इज 0, this value is 0, this value is 1, this value is okay, this value is 0, this value is 0 and this value is। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब आपकी आती है सर जी हमारी फोर्थ कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन का क्या कहना है भाई? सर जी लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स। तो ये भाई ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे कॉलम में अकेला नॉन जीरो एलिमेंट है। इसमें अगर चलें तो सर मुझे इसको जीरो करना है। कैसे करें भाई इसको जीरो? दूसरे में गए, आपने दूसरे की प्रॉब्लम देखा, इससे जीरो कैसे करें? R2 को 3/2 से आप मल्टीप्लाई करिए। ओके और कहां से माइनस कर दो भाई? R1 से। ओके ग्रेट। आपने क्या कहा? सर मुझे इससे जीरो करना है तो इसके लिए क्या करें? सर ये तो जीरो है, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं होगा। सर इससे अगर जीरो करना है तो आप इसमें सर 3/2 से इंटू करिए और सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर पहले हम R2 करते हैं ना। क्यों भाई R2? अगर हम
R2 में 3/2 से इंटू करोगे तो वो कैसे जीरो, हम माइनस भी तो करेंगे ना फिर से R1 से, हाँ तो वो जो उधर जीरो है। हाँ हाँ आपने ये कहा कि सर इसमें से जब हम इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो भाई आप थोड़ा तो वेट करिए, ठीक है, आप एक स्टेप आगे क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने वही चीज आपको बता रहे हैं कि जब आप इससे कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो आपने कह दी कि सर ये हमारे कॉलम में 0 आ रही है, बट हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि सर हमारी पहली कंडीशन भी ब्रेक ना हो। आप इन चीजों का आप थोड़ा सा वेट करिए। तो अब यार एक बात बताओ, इससे हम कैसे करें कि सर जी मुझे ये एलिमेंट 0 करना है और इस चीज का ध्यान भी रखना है कि सर जी इस 1 को सर ओनली नॉन जीरो कॉलम रहे इस पूरे की पूरे मैट्रिक्स में। एनीवन? जल्दी से बताइए। पहले आपको रिड्यूस्ड रो का समझ भी आया कि नहीं? रिड्यूस्ड रो इक्वलेंट फॉर्म देखिए, जैसे ये 1 था, ये 1 0 0, ये 1, ये सभी में 0, ये 1, ये सभी में 0। तो ऐसा होता है जैसे आप इसकी कहे तो ये आपका क्या था, लीडिंग एलिमेंट, ये सभी 0, ये लीडिंग एलिमेंट सभी 0, इसमें लीडिंग एलिमेंट था ही नहीं, या सुन, तो ये लीडिंग एलिमेंट, तो ये सभी में 1। सेम वे आपको ये समझ आया, ये 1 1 1 1, तो ये आपने क्या कहा, सर ये लीडिंग एलिमेंट्स को हमें जो चाहिए 1 चाहिए। तो बताओ भैया कैसे करेंगे? एनीवन? चलिए आइए आइए, आपने क्या कहा, सर हमारा लीडिंग एलिमेंट 2 7 5 था, तो हमने इसको तो कर लिया सर जी 1, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 1। अब हमें क्या करना है सर, इस लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट को ओनली उस पूरे कॉलम में अकेला नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए। तो आप सिंपल सा काम करिए, क्या करिए सर जी, एक बात बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं मैट्रिक्स ए में, सर मुझे इस वैल्यू को क्या करना है कि सर 0 करना और बाकी जगह पर हमारी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो सर जी यहां पर हमें ऐसा चाहिए कि सर 1 - 0, अगर मैं इसमें से करता हूं, सर इसमें से किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कितना आएगा? अरे बताइए, अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सर इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? किससे भाई? 0 से मल्टीप्लाई करने का काम नहीं है। अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो गया 0। इसमें आप गए, इसमें आपने कर दिया कि सर जी 0 से मल्टीप्लाई कर। 0 से मल्टीप्लाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये सोचे कि सर लीजिए और इसमें हम किसी उसमें भी 0 से मल्टीप्लाई लें और 0 से ना 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 0 से, हाँ कॉलम में 0 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे 0 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते डियर। आप कोई भी लीजिए, कॉलम लीजिए, रो लीजिए, आप 0 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। आइए चलिए चलिए, आप सभी लोग पेन वगैरह डाउन कर दीजिए। नाउ अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सर जी अगर मैं इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट अस सपोज इसमें मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही आपने इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, बट ये रह जाएगा। और जब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो फिर हम इसे एंड में कर देंगे सर जी, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 0 ये भी 0, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपने क्या कहा, अगर इसकी बात करें तो ये लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट, इससे अगर हमें 0 करना तो आपने क्या करा सर, ये काम करिए, जो रो 1 है उससे रो 1 में 2/3 से आप क्या करिए सर जी, मल्टीप्लाई करिए। और जैसे ही आपने 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ओके, और फिर आप इससे क्या करिए सर, अगर हमने इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी मैट्रिक्स होगी, दिस इज 2/3, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 4/7, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1। अब आप क्या करिए, इन दोनों को क्या करिए सर जी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यस और नो। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, अब ध्यान से सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगे कि सर जी यहां पर हमारा -2/3 आ जाएगा, आने दीजिए, आने दीजिए, उससे हम आगे जाके उसे जो है कंक्लूड कर देंगे भाई। चलिए एलिमेंट बताइएगा तो मुझे, बोलिए एलिमेंट कितने आ गए थे भाई? रो वाइज बताइए, रो वाइज 2/3। चलिए इक्वलेंट फॉर्म से बताइए आप पहले, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज 4, 0 0 -5। तो आपने क्या कहा था सर, ये हमारा इक्वलेंट फॉर्म में था, यहां तक आप आ गए थे। चलिए
अब आपने क्या कहा कि सर हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, लीडिंग की अगर बात करें इस रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये है, दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन इज दिस वन। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस करिए। सर जी क्या आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े थे कि सर अगर मैं इंटरचेंज ऑफ द रो लगाना चाहूं तो आप उससे लगा सकते हैं। हाँ सर, अगर मैं उसे लगाना चाहूं तो मैं सर वहां पर लगा सकता हूं, बट उसकी कोई जरूरत पड़ेगी कि सर अगर ये जीरो यहां पर पहले होती तो हम इसे बॉटम में ले आते ताकि लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट हमारा कहां जाता, राइट हैंड साइड में। तो आपने क्या कहा सर, एक काम करिए, सबसे पहले तो हमारा जो R1 है इसे 1 करिए। तो आपने क्या करा सर जी, R1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही किया दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 3/2 एंड दिस वैल्यू इज 0, this value is 0, this is 7/2, this value is ओहो R1 में क्या है, कोई नहीं, this is 7, this value is 4, this value is 0, this value is 0, this value is -5। चलिए इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या था भाई, दिस इज लीडिंग एलिमेंट, ये हमारा 1 आ चुका है। नेक्स्ट दिस वन आपने इसमें डिवाइड किया था तो ये वैल्यू कितनी थी भाई, R2, एक साथ ही बोल दो यार, R2/7 and this is R3 चलिए दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 3/2, दिस वैल्यू इज 0। चलो करो तो भाई R2/7 करते हैं, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज कहाँ 1 भाई, अच्छा आप इसका कह रहे हैं, चलिए भाई उसे हम 1 हम भी लिख ही रहे थे। दिस वैल्यू इज 4/7, चलिए दिस वैल्यू इज R3 टेंड्स टू -5, 0 0। चलिए अब आपने क्या कहा कि सर मुझे इस 3/2 को 0 करना है, तो आपने एक काम करिए, इसमें इस इक्वेशन में मैट्रिक्स ए में आप जो आपकी रो है इसमें आप मल्टीप्लाई करिए किससे सर जी, 3/2 से, R2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ बोलिए। सेकंड रो में हम पहले नहीं कर सकते क्या भाई, तो सर हम पहले 4/7 को 0 बनाते हैं, उसके बाद 3/2 को हम 0 बनाएं, सर वो इजी रहेगा। क्या कह रहे हैं फिर सर रो 2 को, हाँ जो 4/7 है, हाँ उसमें अगर हम लगाएं R2 टेंड्स टू R2 - 4/7 ऑफ R3, हाँ ठीक है, तो आपने कहा इससे 0 कर दिया, ठीक है सर इसके बाद हम सीधा करें R1 टेंड्स टू R1 - 3/2 R2, ओके सर उससे तो और ही हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको याद है एक क्लास में क्या कहा था कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी आप ऑपरेशन लगाइए, आप किसी का माने तो आप पहले ऑपरेशन कुछ और लगाइए, किसी का माने उन 3 ऑपरेशन में किसी और ऑपरेशन का लगाने का, आपका जो फॉर्म है चाहे वो आपका रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है चाहे इक्विवेलेंट फॉर्म है वो सेम आता है, ऐसा कहा था याद है। तो आप भाई जिसकी जो मर्जी आप उस तरीके से करिए भाई, ठीक है, जिसकी भी जो भी मर्जी आप उस तरीके से करिए। चलिए आपका जो कहना है हम उस प्रकार से करते हैं। आपका क्या कहना है भाई, आपने कहना है कि सर जी हम पहले इससे कर लेते हैं, यस और नो, यही कहना है। तो आपने क्या कहा सर एक काम करिए, आपने दिस वन इसे 0 करने के लिए आपने कहा सर जी R2 ये 0 है, ये 0 है, तो इसे R3 से करते हैं। तो आपने कहा सर जी R2 टेंड्स टू R2, नहीं R2 दिस इज 7/4 माइनस ऑफ व्हाट सर जी R1, ओके क्यों नहीं, इसको 1 शांत, आप जिस भी तरीके से चाहे, आप मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जिस तरीके से आप चाहे उससे आप उस तरीके से कर सकते हैं, आप उसमें किसी भी प्रकार से वरी ना हो, ठीक है। तो आपने क्या कहा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 1 3/2 एंड दिस इज, अच्छा आप यही कह रहे थे क्या, अच्छा आप ये कह रहे थे, चलिए ओके दिस इज 0 दिस इज 1 एंड दिस वैल्यू इज R2। अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या हो गया जाएगा भाई, 1 इंटू दिस वैल्यू इज 7/4 -0, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है ओनली सर जी 7/4, ओके। और इसकी अगर आप बात करते दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 0, ओके सर जी। और इसकी अगर आप बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी 0 0 1, ओके। अब आपने क्या कहा सर ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया, ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया एंड ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया, आपका ये 0 हो गया, ओके। अब आपको इसको 0 करना है भाई, इसको 0 कैसे करेंगे आप जल्दी से बताइए। अगर इसको 0 करना है तो सर एक काम करिए,
इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके पहले इससे 0 कर देते हैं। भाई एक बात बताइए मुझे, आप अगर उस लीडिंग एलिमेंट को आपने कहा सर जी 1 करना, तो इन दी एंड इसे सॉल्व करके 0 कर देते हैं भाई। तो जैसे इसे कन्वर्ट करना है तो आप जो मन में मल्टीप्लाई करने का मन हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अरे आपका मन है उसमें आप 4/7 से पहले आप लोग ना थोड़ा सा ये जो रिड्यूस्ड और इक्वलन फॉर्म के कंडीशन से पहले वो कंडीशन और ये चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी चीजें आपने सबसे पहले आपने क्या कहा, इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने कहा जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो है उससे आप 1 करिए। 1 करने के बाद आपने क्या कहा, उसका अकेला होना चाहिए। ये मैंने कंडीशन बताई, ऐसा नहीं है कि आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आप दूसरे पे जाओ, सेटिस्फाई तीसरी होगी, चौथी, आपका ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं कहा मैंने कि आपकी जो है सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, ना ना ना, या आप किसी भी तरीके से करिए। जैसे कि आपसे मैंने कहा 1 0 0, दिस इज 0 1 1, तो आपके ये जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं ये आपने क्या करे सर, अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखिए लीडिंग एलिमेंट इसमें ये है, लीडिंग एलिमेंट इसमें ये है, लीडिंग एलिमेंट इसमें ये है। तो आपने क्या कहा सर, ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, इससे हमने 1 करा। सेम इसमें अगर आप बात करें तो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये, इसमें लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये और इस रो में ये। तो सर यहां पर ऐसा टेंशन नहीं कि हमें इसको 0 करना ना, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट ही वो नहीं है। थोड़ा सा वेट सर। और अगर आपसे इसकी बात करता हूं तो इसमें आपने क्या कहा, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 1 ये है, तो आपने क्या कहा सर इस फॉर्म से। तो पहले आप रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म को तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है। जैसे आपने क्या कहा, ये हमारी प्रॉब्लम है, इससे हमने 0 करा, समझे। आपने जैसे ही इससे 0 करा, आपकी ये जो है वैल्यू आपकी कितनी आ गई सर, दिस इज 0, दिस इज 0, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस वन, आपने इससे 0 किया, ये आपका आया इक्विवेलेंट फॉर्म। इसे कन्वर्ट करने के बाद आपने प्रॉब्लम को समझा, आपने प्रॉब्लम को समझा कि सर जी हमारी प्रॉब्लम जो है ये तो 1 हो चुका है, बट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसे आपको 0 करना था। तो आपने क्या करा सर, इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 - 0। सेम वे आपको इस क्वेश्चन में हम तब से कहां गया भाई, यही है, आपने कहा गया इक्विवेलेंट फॉर्म अपना दिस वन। अगर आप इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 रहेगी, इस पे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप इसमें R3 ये जो है 3/2, आपने इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे बताइए ये 0 हो जाएगा। इसमें आपका यहां पर क्या फर्क आ रहा है। सेम आप कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि सर जी हम इसे ये पहले इसे 0 करते फिर इस, अरे आप भाई जिस भी वे में चाहें आप उस वे से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम आप ये समझिए कि मुझे इन चारों की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। जैसे मैंने आपको किसमें कहा था, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में, कि आपकी 0 रो और ये जो दो हैं दोनों कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा कहें कि पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। ओके चलिए यार, एक तो इसमें इरेजर कहां यूज रहता है वो हमें मिल नहीं रहा है। चलिए बताइए, वो वाला क्वेश्चन आपका कर ही देते हैं। बताइए 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 मुझे, इक्विवेलेंट फॉर्म के बाद हमने जो सिंपलीफाई 1 लीडिंग वाला कर लिया था वहां तक का बताइए सारे एलिमेंट। फास्ट फास्ट टाइम हो रहा है आप लोगों का भी। रो वाइज बोल रहे हैं, चलो अब एक बात बताओ यार, आपको इसको क्या करना है सर जी, मुझे इसको 0 करना, मुझे इसे 0 नहीं करना। तो आपने क्या करा सर, एक काम करिए, मैं सर जी R1 में क्या कर देता हूं, R1 टेंड्स टू R1, जल्दी से बताइए, इससे दिस इज R1 माइनस ऑफ 2, दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ R2। चलो बताइए, तो आपकी मैट्रिक्स A कितना हो रहा है। सब्ट्रैक्ट तो भाई आप एटलीस्ट कर सकते हैं भाई, जल्दी से बताइए थोड़ा सा। चलिए, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 0 माइनस ऑफ, चलिए करिए तो भाई 4/7 इंटू 2/3, यही आ रहा है ना। दिस इज -8/21, यही था। एक बार चेक कर लो भाई, जल्दी जल्दी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3/2 भाई, 3/2 था यार, दिस इज 3/2, दिस वैल्यू इज -6/7। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप भी ध्यान दें थोड़ा सा। दिस वैल्यू इज -6/7 और ये वैल्यू होगी कितनी, 0, दिस इज 1, दिस इज 4/7, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। अब आपने क्या करा सर जी, अब मुझे इस कॉलम में एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, मुझे इन
दोनों महारथियों को जीरो करना है। कैसे करें भाई? R3 को यूज करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, ग्रेट। आपने क्या करा? सर जी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर फर्क किससे नहीं पड़ना चाहिए? सर जी फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए किस पर? सर जी इस पर नहीं पड़ना चाहिए, यहां पर भी हमें कुछ आने नहीं चाहिए, यहां पर 1 ही रहना चाहिए और बाकी सब चीजें जीरो रहें। सेम हेयर कि ये सब चीजें हमारी जीरो ही रहें और कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? सर जी सिंपल सा काम करिए, सबकी चीजें जैसे आपको क्या करना, हमें R1 को करना है तो R1 में से आप सब्ट्रैक्ट कौन सी चीजें करिए? सर R3 की करिए। इस पर अगर कोई फर्क नहीं आना तो ये एलिमेंट जीरो है, इसमें कोई फर्क नहीं आना तो ये एलिमेंट जीरो है। तो आपने क्या करा? सर जी हम क्या करते हैं? सर जी R1 टेंड्स टू व्हाट? सर जी R1 प्लस 6/7 ऑफ R3 कर देंगे भाई। एलिमेंट आप निकाल लीजिएगा, आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं सेम फॉर R2, अगर आपको R2 निकालना है तो आपका R2 कितना हो जाएगा? सर जी R2 के लिए भी आप R3 यूज करिए तो ये कितना हो जाएगा? R2 माइनस 4/7 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये तो अभी एक ही क्वेश्चन है भाई, अभी आपको बहुत सारे केसेस कराएंगे और यहां पर जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई कंडीशन ऐसा नहीं कि आप जो है पहले यही करिए दूसरा। आपको पहले ही मैंने बताया कि लोग डिफरेंट 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी का मन पहले कुछ लगाने का, किसी का मन बाद में कुछ लगाने का, जिस भी तरीके से चाहे आप लगा सकते हैं, बट आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आएगा। और फाइनल रिजल्ट सेम क्यों आएगा? क्योंकि अभी आपको बताने वाले हैं कि रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म की मदद से आपका आता है क्या? सॉल्यूशन। और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो तो वैल्यू सेम रहेंगी ना, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके चलिए अभी आपको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म पर नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे हम। ओके चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।